बोला आज हम जो 2022 के चुनावों को लेकर के चर्चा चल रही है उसी के बीच हम पहुंचे हैं पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह राणा जी के पुत्र जो कि युवा नेता हैं कार्तिक राणा जी, और इनसे जानकारी लेंगे कि अगर अब की बार प्रदेश में सरकार की बात की जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने जानकारी लोगों से ली है उसके अंदर ये सवाल आ रहा है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी का जो अगला विकल्प है वो समाजवादी पार्टी हो सकती है। इसी भी जानकारी लेंगे कि आखिर अगर समाजवादी पार्टी अगला चेहरा बनती है तो उसके क्या कारण रहेंगे और क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे प्रदेश की जनता की रक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कार्तिक जी ये बताइए 2022 के चुनाव हाल ही में आने वाले हैं, लोगों की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं एक चेहरा अखिलेश यादव की जो पसंद है वो बन रहा है, आखिर क्या कारण है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि शुरुआत कहाँ से करी जाए। पिछले 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर में एक घटना हुई थी जिसमें 30 बच्चे थे जो ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे। अगर हमारे मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होती है और उसे कोई एक्नॉलेज नहीं करता है तो पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप क्या ही कह सकते हैं। और पिछले 1.5 साल से कोविड का समय चल रहा है। जितनी ज़्यादा परेशानी इस प्रदेश की जनता को पिछले 1.5 साल में हुई है उतना शायद देश में कहीं नहीं ऐसी स्थिति बनी होगी कि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन की कमी है। और उसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री को अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई उस चीज़ का प्रचार कर रहा है, बता रहा है कि इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी समस्या है, और हमारे मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि जो भी बोलेगा उसके ऊपर NSA लगा दीजिएगा, तो ये सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकार का जो रवैया है इतनी समस्याओं को लेकर और उसे इग्नोर करने की जो परंपरा इन लोगों ने चालू करी है इन 5 साल के कार्यकाल में, तो यही सब कारण रहे हैं। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए दिन दहाड़े हत्या हो रही हैं, आगरा में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, लखनऊ जैसे जो हमारी राजधानी है उसमें देख लीजिए कितने सारे वाक़या हैं। उसके अलावा मुझे तो लगता नहीं है इस सरकार में ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ हुआ है। इन्होंने लोगों की बात सामने आती है कि जो योगी जी हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं जी। कई लोग कह रहे हैं कि योगी जी अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति के चलते जिस कारण से उनका मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वो स्थापित होती है। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश यादव जी की तो अखिलेश यादव जी मंदिर में भी जाते हैं और मस्जिद में भी कई बार टोपी लगाकर नमाज अदा करते हुए दिखे। तो धर्म की अगर राजनीति की बात की जाए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो हमेशा सिर्फ अपने धर्म पर टिके रहते हैं और अखिलेश यादव जी तो दूसरे धर्म की जो जनता है उसको रुझाने के लिए इस तरह के ये काम करते रहते हैं। कितना हद तक सही है? कि आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है, जिस तरीके की बातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं। जिस टाइम पे वो सांसद थे उस टाइम पे हो सकता था कि वो कहें और वो बात को एक हद तक सुना जा सकता था, लेकिन एक इतने जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद एक मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए और उनके लिए सभी लोग एक समान होने चाहिए। और जिस तरीके के बयानबाजी हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते हैं बड़े शर्मनाक हैं और ऐसे बयान एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि को और प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता है। अगर बात की जाए क्राइम रेट की, जो पिछली सरकारें रही हैं, अखिलेश सरकार में कहीं ना कहीं क्राइम बहुत बड़ा था और अब जो सरकार है योगी ने जितने ज़्यादा जो गैंगस्टर थे, जितने भी बदमाश तबके के लोग थे उनकी सबका एनकाउंटर में करवाया गया। बताया जा रहा है कि योगी सरकार में जितने ज़्यादा गुंडों का खात्मा किया गया अब तक किसी सरकार में नहीं किया गया। देखिए ये बात सरासर ये लोग सरासर गलत है कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में क्राइम रेट गिरा है। देखिए फर्जी एनकाउंटर करवाने के लिए तो मेरे हिसाब से करवाना चाहे तो कोई भी करवा सकता है, और इस सरकार में अगर कुछ हुआ है क्राइम को लेके तो फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। अधिकारियों के
आउट ऑफ द वे जाके उन लोगों के प्रमोशन हुए हैं। और रही बात क्राइम रेट की, आप देख लीजिए आगरा जैसी जगह पे और लखनऊ जैसी जगह पे दिन दहाड़े अगर हत्या हो जाती है, इतने सारे वाक़ये हैं जिनकी मैं अगर आपको लिस्ट बना के तैयार करने लगूँ तो मुझे पूरी रात लग जाएगी। इतने सारे वाक़ये हुए हैं इस सरकार में जहाँ पे दिन दहाड़े लूट हुई है, हत्या हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी एक बार कहा था कि बलात्कार की घटनाओं का एक बच्चा है, अनदेखी कर देना चाहिए। और योगी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई करती है। अगर महिला आज कोई परेशान होती है तो उसके जो अपराधी हैं उसको 24 घंटे के भीतर किसी न किसी तरह अपराध को रजिस्टर करके उस पर मुकदमा किया जाता है। देखिए, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बयान दिया था, मैंने भी वो सुना था, उसे लोगों ने गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया था, उनका कहने का मतलब वो नहीं था। रही बात दूसरी योगी आदित्यनाथ जी की और महिलाओं की सुरक्षा की, आप लोग मेरे हिसाब से या तो आप लोग ठीक से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं तो रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ मेरठ में इतनी बड़ी घटना हुई, यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना 3 महीने पहले हुई थी। उससे पहले इतनी ज़्यादा घटना हुई, इतनी बड़ी घटना वहाँ पे मथुरा में हुई थी महिला के साथ। और इनके खुद के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो इतना बड़ा मामला हुआ था जिसमें पूरे परिवार तक की हत्या कर दी गई थी। आप और बताइए सर, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो कई लोग तो कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके विधायकों की, उनके सांसदों की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार में एक विधायक का नाम ऐसा सामने आया प्रकाश में, जो कि अपने पद का दुरुपयोग करने के साथ साथ कई लोगों पर SC ST के मुकदमे झूठे करके उनको जेल में पहुंचा चुका है। एक तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके विधायकों की, उनके जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, और एक तरफ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने पद का और अपनी गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा है ना, देखिए, रही बात सरकार में सुनवाई की, प्रशासनिक अधिकारियों में एक जनता के प्रतिनिधि की, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP, एक विधायक हो या सांसद हो, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं तो उनकी भी होनी चाहिए, विपक्ष के विधायक हैं तो उनकी भी होनी चाहिए। लेकिन आपकी ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे पिछले कुछ समय में हम लोगों ने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने धरना प्रदर्शन अपने थाने तहसीलों में कर रहे हैं। थाने तहसीलों के अलावा आप हमारे जो विधानसभा है, विधानसभा भवन है लखनऊ में, उसमें लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन कराया सुनवाई को लेके। वास्तविकता यही है, किसी की सुनवाई नहीं है। और जबरेड़े की बात आप कर रहे हैं, अपने लिए, अपने बचाव में अगर कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम करता है तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ आपको, आने वाले समय में आप लोग देखेंगे जब यही लोग वोट मांगने जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनका कैसे स्वागत करेगी। अगर बात की जाए बेरोजगारी की, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, अपराध भी बढ़ रहे हैं। आखिर ये बताइए, अगर अखिलेश यादव की सरकार, जो अगला विकल्प है वो उत्तर प्रदेश का होता है, तो कितना अखिलेश यादव जी रोजगार देने में सफल रहेंगे? देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी की ही सरकार थी जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में कराया। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में जापानीज़ इतनी बड़ी कंपनीज आई, सैमसंग ने वहाँ इन्वेस्टमेंट करी, पतंजलि को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जगह दी। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स और इस प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लाए थे। इस सरकार की बात रही, देखिए इस सरकार में एक चीज़ है कि मार्केटिंग फर्म बहुत बड़ी इन्होंने कोई हायर कर रखी है, तो इनकी मार्केटिंग बहुत बड़ी है। अभी कुछ समय पहले एक इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुई थी, जिसमें 3 लाख करोड़ का इन्होंने वादा करा था कि 3 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, और बहुत सारे MOUs साइन हुए हैं। वो सारे MOUs आज कहाँ दबे पड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से। और कितनी इन्वेस्टमेंट 3 लाख करोड़ में से वो लोग लेके आ पाए हैं ज़मीन पे, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। पिछले कुछ 5 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। कोई बड़ी कंपनी आई है तो बताइए,
जब तक एक प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बड़ी फर्म्स नहीं आएंगी, बड़े उद्योगपति, बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि रोज़गार का तो सवाल ही नहीं बैठता। रोज़गार कहाँ से पैदा होगा? अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो रोज़गार पैदा होगा। तो पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। आप ही का कहना है कि जो बाबा रामदेव हैं उनको लाने वाले कहीं ना कहीं आपके ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार अखिलेश सिंह यादव जी है, वो बाबा रामदेव जिन्होंने अपनी मार्केटिंग इतने अच्छे स्तर पर कर लिया कि जो कि आज के समय में होम्योपैथिक दवाई पर और जो आयुर्वेदिक है और एलोपैथिक पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवा जो है वो मेडिकल साइंसेज को फेल करके उनसे ज़्यादा बेहतर है। देखिए ऐसा है, बाबा रामदेव हमारे इंटरनेशनल योग गुरु हैं, देश के लोग उन्हें मानते भी हैं, लेकिन इस तरीके के बचकाने बयान उन्हें शोभा नहीं देते। उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। एलोपैथिक और साइंटिफिक रिसर्च की जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मेडिसिन है उसमें कितना बड़ा योगदान रहा है। कितनी सारी बीमारियों से एलोपैथी के माध्यम से हम लोग लड़े हैं। जो उनके खुद साथी हैं वो जब बीमार हुए थे कुछ समय पहले, तो उन्होंने खुद सारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनका लाभ लिया था। वह क्यों नहीं उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई लेके वो ठीक हो गए। और ऐसे समय पे जहाँ कोविड से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सरकार ने 2 हमारे बीच में वैक्सीनेशन लेके आए हैं, तो उन वैक्सीनेशन के बारे में इस तरीके के बयान देना और एलोपैथी के बारे में ऐसे बयान देना, जो हमारी देश की जनता है वो बहुत भरोसा करके लाइनों में लग रही है ये वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। अगर वो इस तरीके का बयान देते हैं तो हमारी जनता, हमारे देश के लोगों से का इस पे जो ये वैक्सीनेशन है इससे विश्वास उठेगा। ये इस तरीके के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, नहीं शोभा। बात करते हैं सर कोरोना काल की। अगर ये बताइए, अगर कोरोना काल के समय पर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कई मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने से अभी परहेज कर रहे हैं, कितने क्या लगता है आपको कि लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए मुस्लिम युवा भी सामने आते जो मुस्लिम लोग नहीं आ रहे थे? देखिए ये सब बातें हैं, ये सब आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मुस्लिम लोग भी लाइन में जाके लगवा के आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो हर तरीके के सभी लोगों धर्मों के लोगों में उठते बैठते हैं, तो हमें मालूम है सब लोग लगवा के आ रहे हैं। और हमारे माननीय अखिलेश यादव की सरकार होती तो मैं आपसे एक वादा ज़रूर कर सकता हूँ, एक भरोसा आपको ज़रूर दिला सकता हूँ, अगर माननीय अखिलेश यादव की सरकार होती तो ये वैक्सीनेशन फ्री में लगता। ऐप बना के 900 रुपये का उसका चार्ज नहीं लिया जाता, जो कि और वैक्सीनेशन लगता तो सब लोगों को एक साथ लगता, किसी को लाइन में लगने की ज़रूरत न पड़ती। वैक्सीनेशन लगता तो दुबई और सिंगापुर के तर्ज पे वैक्सीनेशन घर में आके लोग हमारे जो क्या कहते हैं, हम जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितने भी इनके मेडिकल स्टाफ के लोग हैं या मेडिकल वॉरियर्स हैं, वो लोग घर में लगा के जाते हैं। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अगर बात की जाए व्यवस्था की, तो व्यवस्थाएं जब प्रदेश में कोरोना चरम सीमा पर था, देखने को मिला कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, अस्पताल न होने के कारण से मृत्यु हो रही है। अगर प्रदेश में उस समय जो सरकार है वो अखिलेश यादव की होती, तो क्या अस्पताल की व्यवस्था अब तक दुरुस्त क्यों नहीं कराई गई? देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में जो हमारे अस्पतालों का और जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो ढांचा है, वो इस कोविड काल में 1.5 साल में इतना तो मालूम पड़ गया कि वो पर्याप्त नहीं है। और इतने सारे लोग सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए कि ये पूरा जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था का जो ढांचा है वो चरमरा गया है। हम लोगों को इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे अस्पताल बनवाए, तभी ऐसी कोविड की सिचुएशन में लोगों को कम से कम कुछ लोगों को तो उस चीज़ का लाभ हुआ, लोग उसमें भर्ती हुए। इस सरकार ने कितने अस्पताल बनवाए मैं पूछना चाहता हूँ। हमारा अगर अगली बार सरकार बनती है तो हमारी सरकार को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का
सबसे पहला एजेंडे पे यही होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए में कुछ काम करा जाए, नए अस्पताल खोले जाएँ, नए एम्स के लिए केंद्र सरकार अगर से गुहार लगाई जाए और एम्स के लिए और पीजीआईज के लिए जगह दी जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ताकि अगर दोबारा ऐसी कोई महामारी से हमारी जनता या हमारा प्रदेश जूझे तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो देखिए परिवार विवाद जो है वो सभी दिख रहा है। जब परिवार ही साथ नहीं है कहीं पर तो सबका साथ सबका विकास आखिर कैसे संभव? देखिए वो उनका अपना पारिवारिक मामला है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो लोग तय करेंगे कि पार्टी में कौन काम करेगा नहीं करेगा, कौन किस पोजीशन पर काम करेगा। हम उनके एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं। इस बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पणी मेरी तरफ से शोभा देगी। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, परिवार एक है। जब कभी भी त्यौहार होते हैं सब लोग साथ मनाते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं। और राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लोग अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये देश है लोकतंत्र में, इसी तो हेल्दी डेमोक्रेसी कहते हैं। परिवार के दो लोग अलग अलग विचारधारा जुड़ के अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक चीज़ और बताइएगा, प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और आपका जो अभी विचार चल रहा है वो देवबंद से भावेली विधायकी का आपका पद हो सकता है। अगर आप विधायक बनते हैं, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आप देवबंद क्षेत्र को क्या सुविधाएं देंगे? देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये पिछले 1.5 साल में जो कोरोना वायरस से इतने सारे लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, इसे देखते हुए सबसे पहला काम हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का होगा। उसमें जो भी ज़रूरी कदम होंगे हम लोग सरकार की सहायता से वो उठा के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल पर हम लोग वो व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे कि कभी ऐसी कोई भयानक बीमारी आए तो हमारे पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे पे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होना चाहिए। उसके अलावा जो सरकार की स्कीम होंगी उनके माध्यम से काम करा जाएगा। और देवबंद विधानसभा में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास है उसका प्रयास होगा। गरीबों के लिए कुछ अच्छे करने का हमारा प्रयास रहेगा कि गरीबों को किस तरीके से जो हमारे एक अमीर तबका है और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जो गैप है उस चीज़ को कैसे कम कर जाए उसके लिए प्रयास किया जाएगा। रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ हम लोग प्रयास करेंगे, रोज़गार के लिए रोज़गार बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पे लगें। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है हमारे देश में। कोरोना काल में सर जिन लोगों के पास घर में खाने को राशन नहीं था लॉकडाउन लगने के दौरान, उस समय प्रदेश सरकार ने महज 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किलो चना और 500 रुपये मासिक भत्ता देने की बात की। क्या लगता है क्या एक परिवार का जो न्यूनतम आय है उसके हिसाब से 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किलो चना और 500 रुपये मासिक व्यय के लिए कितना सही है? देखिए अगर आप ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं इसका जवाब आपको खुद मालूम होगा। जो ये सरकार देखिए आपको मंदिर मस्जिद के बारे में आपको ब्रेन वॉश शुरू कर सकती है, लेकिन जब ऐसी कोई आपदा आती है उसमें मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, जितने भी NGOs और जितने भी लोगों ने अपने घर से मदद करके घर से मदद की और जो भी लोग ऐसे थे अपने आप से उन्होंने मदद पहुंचाई, अगर ये लोग ये NGO ये संस्थाएं ना होती तो मुझे लगता है कि जितनी मृत्यु कोरोना वायरस से उससे ज़्यादा भुखमरी से हमारे देश में होती। प्रदेश में अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो क्या कदम उठाए जाते? देखिए अगर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होती, हमारी सरकार तो ऐसी है हमारी सरकार में फ्री लैपटॉप बांटे गए, रिक्शाएँ बांटी गई, ई रिक्शाएँ बांटी गई और कन्या विद्या धन दिया गया और इतनी सारी स्कीम है, बेरोज़गारी भत्ता हमने दिया। तो हमारी सरकार की तो इतनी स्कीम थी 5 साल के कार्यकाल में जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है मौजूदा सरकार से। अगर ऐसी स्थिति आती तो हमारी सरकार सब कुछ फ्री में करती है।
प्रदेश में एक हाल ही में नया चेहरा उभरता हुआ सामने आ रहा है जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी को टक्कर दे रहा है, आज़ाद समाज पार्टी, जिसके जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर सिंह रावत है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में वो अपनी सरकार को बनाने में सफल रहेंगे? देखिए, सरकार बनाने की बात तो अभी बहुत दूर की है। अभी उन्होंने राजनीति में शुरुआत करी है, नई राजनीतिक पार्टी का गठन करा है और जो दलित समाज के हमारे भाई हैं, जो SC वोट बैंक है, उनका भी विश्वास कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी से उठता जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ साल में कुछ ऐसे घटनाएं ऐसी हुई हैं, कुछ वाक़े ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें खुल के आई हैं कि BSP में, बहुजन समाज पार्टी में खुल के चंदा लिया जाता है, खुल के पैसे लिए जाते हैं। बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे और उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चलाई हैं। तो ये एक जो पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी में एक परंपरा चलती आ रही है कि अपनी SC वोट बैंक को बेचा जाए और टिकट से पहले पैसे लिए जाएं। हर चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव तक में लोगों ने बहुत पैसा खर्च करा है। तो ये परंपरा ही बहुजन समाज पार्टी को लेकर डूब रही है। उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावत को मिल रहा है। नए युवा चेहरे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छा करेंगे। सर, एक चीज़ और बताइए, कोरोना काल इतना ज़्यादा चरम सीमा पर था, उसके बाद भी प्रदेश के अंदर जो ग्राम पंचायत के चुनाव वो संपन्न कराए गए। अगर आपकी सरकार होती तो क्या आप भी ऐसा होने देते? देखिए, ऐसा है, कार्यकाल ख़त्म हो गया था प्रधानों का, प्रधान सेवकों का, और जो हमारे ज़िला पंचायत और हुआ है। और चुनाव तो देखिए पूरे देश में हर जगह हुए हैं। बंगाल में भी चुनाव हुए हैं, इतने सारे तमिलनाडु में भी चुनाव हुए हैं, इतना बिहार में चुनाव हुए हैं। पिछले 1.5 साल में इतने सारे चुनाव हुए हैं। और देखिए, अगर हमारी सरकार होती तो हो सकता है कि चुनाव को डिले करा जाता जब तक व्यवस्था ठीक नहीं बनती। हम लोग सत्ता के लिए नहीं काम करते हैं, हमारी सरकार की सोच वो नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच है हमारी। सर, ग्राम प्रधान के जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के भी थे, चाहे वो पंचायत सदस्य हों, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा भी माना जा रहा है अगर कोई भी एक पार्टी उसका बहिष्कार कर देती कि इस समय कोरोना काल में हमारे पद से, हमारी तरफ से, पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतरेगा, तो शायद चुनाव स्थगित किए जा सकते थे। देखिए, बहुत जो आप बात कर रहे हैं बहुत थ्योरेटिकल सी बात है। अगर हम लोग करते, वो लोग क्या करते, ये इस बात का जवाब देना मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा, अगर मैं दूंगा भी तो उसका सही रिजल्ट नहीं निकल के आ पाएगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार होती तो हम लोग चुनाव होने ही ना देते। तो ये थे हमारे साथ सहारनपुर से जो कार्तिक राणा है, समाजवादी पार्टी से इस बार देवबंद क्षेत्र से भावी विधायक है। इन्होंने बताया कि अगर प्रदेश में सरकार इनकी होती तो कोरोना काल पर भी किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता था, किस प्रकार से कोरोना में सफलता पाई जा सकती। और अगर अब प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आती, जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, वो निरंतर किस प्रकार वो उसमें तरक्की देंगे और आगे रहेंगे, उसके बारे में उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। सर, चैनल का माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।